हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था, लास्ट क्लास में, कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम कर्नाटक युद्ध भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। तो आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो है तृतीय कर्नाटक युद्ध, कैसे उसकी पृष्ठभूमि बनती है, तात्कालिक कारण क्या रहते हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया भी लेके आया हूँ, जो जैसे कि कुछ फैक्ट्स होते हैं उनको अलग से हम लोगों को नोट करके रखना है। जैसे कि हम लोगों का आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, कैसे इनकी पृष्ठभूमि बनी, कैसे क्या विवाद हुए, कैसे अंग्रेजों ने अपनी सत्ता भारत में स्थापित की। तो ये सब जो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो रहेगी भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित कैसे होती है, वो हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। तो अभी हम लोगों को क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं उनको अलग नोट करके रखना होता है, वो भी मैं आपको आज की क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा। और आज की क्लास में क्या रहेगा, आज की क्लास में आपका जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है उसका सारा का सारा जो भी पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो नोट करेंगे। और उसके बाद में हम लोग जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, वो सारे हम लोगों को नोट करने हैं आज। ठीक है ना। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, और थोड़ा सा क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग क्लास देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा डाटा आपको प्रोवाइड करूँगा कि ज़्यादातर आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, ज़्यादातर लोगों के जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ आप उसको क्या करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। ठीक है ना। अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको और अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर पाऊँ। तो समझिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध का समय था 1758 से 1763। ठीक है, टाइम पीरियड रहेगा 1758 से 1763। अब युद्ध का कारण देखिए। पहले तो यह युद्ध 1756 में यूरोप के ऑस्ट्रिया और प्रशा, मैंने प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आपको बताया भी था कि ये जो यहाँ पे युद्ध हुआ था, ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ था। यूरोप में क्या था कि, और यूरोप में फ्रांस और यूरोप के बीच में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के विरुद्ध युद्ध चल रहा था। ठीक है ना। उसी की पृष्ठभूमि जो थी, उसी का ही एक कारण था कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध होना। ठीक है ना, उसी का ही परिणाम था, वहीं के उसी युद्ध के परिणाम स्वरूप वहीं प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो एक्स सापेल की संधि होती है वो कैसे होती है समझिए। उसमें क्या रहता है कि एक्स ला सापेल की संधि क्यों हुई, वहां पे युद्ध विराम हुआ, यूरोप में क्या हुआ, युद्ध विराम हुआ। ठीक है ना, और संधि हो गई। संधि से क्या हुआ, उन वहां की फ्रांस और यूरोप के बीच में संधि होने से यहाँ पे जो भारत में युद्ध चल रहा था प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसमें भी एक्स ला सापेल की संधि से जो वहां युद्ध बंद हो गया था वहीं यहाँ भी बंद हो जाता है, भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। तो अभी आपको इस वाले का तृतीय कर्नाटक युद्ध को समझ लेना है। ठीक है, पृष्ठभूमि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको क्लियर कर दी थी। अब आपको कैसे समझना है, युद्ध का कारण क्या था, तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था। यह युद्ध 1756 में यूरोप के ऑस्ट्रिया और प्रशा में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था। मतलब वहां पे जो 7 साल से युद्ध चल रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध, उसी का ही परिणाम था। ठीक है, अब समझिए, फ्रांस को समर्थन कौन कर रहा था, फ्रांस समर्थन कर रहा था ऑस्ट्रिया को। यूरोप में जो ऑस्ट्रिया और के विरुद्ध, उत्तराधिकार के विरुद्ध युद्ध चल रहा था, उसमें जो ऑस्ट्रिया को समर्थन कर रहा था वो फ्रांस कर रहा था, और इंग्लैंड समर्थन कर रहा था प्रशा को। अब जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हो रहा है वो क्यों हो रहा है समझिए। ये युद्ध 1756 ईस्वी में यूरोप के ऑस्ट्रिया और प्रशा में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था। ऑस्ट्रिया और प्रशा, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया, फ्रांस समर्थन कर रहा था, इंग्लैंड यानी कि जो अंग्रेज थे वो समर्थन कर रहे थे प्रशा को। ठीक, समझ में आपके इतना तो आ गया होगा कि युद्ध क्यों हो रहा है। ठीक है ना, सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था, ऑस्ट्रिया और प्रशा में शुरू हुए। फ्रांस समर्थन कर रहा था ऑस्ट्रिया को, इंग्लैंड समर्थन कर रहा था प्रशा को। आप इसको पॉइंट नंबर 1 डाल लीजिए, ये आपका रहा पॉइंट नंबर 1, युद्ध का कारण था। ठीक है ना। अब आप या तो ऐसे करिए, पॉइंट नंबर 1 डालिए, ये युद्ध का कारण हो गया। अब आप समझिए, ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 डालिए, पॉइंट नंबर 1 कर देता हूं इसको। पॉइंट नंबर 2, 1756 ईस्वी में यूरोप के ऑस्ट्रिया और प्रशा में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो यूरोप में जो ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध है, उसी का ही विस्तार है तृतीय कर्नाटक युद्ध।
तृतीय कर्नाटक युद्ध का टाइम पीरियड है 1758 से 1763। अब पॉइंट नंबर 2 डालिए। जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ है यूरोप में, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव जो है भारत में उपस्थित दोनों शक्तियों, दोनों शक्तियां कौन है, फ्रांसीसी और अंग्रेज, दोनों शक्तियों पर पड़ा। इस युद्ध का तात्कालिक कारण जो युद्ध हो रहा है तृतीय कर्नाटक युद्ध, उसका जो तात्कालिक कारण था वो था कि जो फ्रांस की सरकार है उसने क्या किया कि काउंट डी लाली एक गवर्नर था, उसको क्या था कि भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र जो है ना उसका और असैनिक क्षेत्र, जो भी सैनिक क्षेत्र और सैनिक क्षेत्र दोनों का एक अधिकार देके प्रदान करके यहाँ पे गवर्नर बना दिया था। ठीक है, तो लिखिए इस युद्ध का तात्कालिक कारण फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी काउंट डी लाली को के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया। अधिकारों को प्रदान किया जाना था, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत में उपस्थित दोनों शक्तियों पर पड़ा। इस युद्ध का तात्कालिक कारण फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था। क्या हुआ समझिए, काउंट डी लाली को क्या हुआ कि सैनिक और सैनिक क्षेत्र जितने भी थे भारत में फ्रांसीसियों के, उनका अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है ना, इस वजह से क्या हुआ कि ये तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण बना। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 लिखिए। या इसको हटा दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको हटाता हूं। वीडियो को पुश करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको अब मैं हटा रहा हूं। पॉइंट नंबर 3,
वो तो फ्रांसीसियों का हो गया। अब अंग्रेजों का देखिए, दूसरी ओर अंग्रेजों द्वारा बंगाल पर बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लेने के फलस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई थी। दूसरी ओर क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लेने के फलस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई थी, जिसके बल पर उन्होंने दक्कन को जीत लिया था। दक्कन को जीत लिया था। ठीक है ना। अंग्रेजों को क्या हुआ, अंग्रेजों ने बंगालों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और उसी के फलस्वरूप उन्होंने क्या किया, वहां पे दक्कन को भी जीत लिया था। मतलब अंग्रेज जो थे एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहे थे। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 डालिए। सत्रह सौ 60 ईस्वी में अंग्रेजों ने सर आयर कूट के नेतृत्व में सत्रह सौ साठ में अंग्रेजों ने सर आयर कूट के नेतृत्व में बांडी वॉश के युद्ध में फ्रांसीसियों को हरा दिया। ठीक है ना। 1760 में क्या हुआ, 1760 में अंग्रेजों ने सर आयर कूट के नेतृत्व में बांडी वॉश के युद्ध में फ्रांसीसियों को हरा दिया। ठीक, ये था आपका पॉइंट नंबर 4। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 5, अगर आप लोगों को कुछ करना है, कुछ अच्छा लाइफ में करना है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए और डेली एक रूटीन बनाइए और डेली मेरी क्लासेस को देखते रहिए और जो मैं नोट करवा रहा हूँ उसको अच्छे से नोट करिए और कम से कम उसको रिपीट एंड रिवीजन करते रहिए, जिससे आपका जो भी हिस्ट्री का जितना भी मटेरियल होगा ना, हिस्ट्री का शायद ही कोई क्वेश्चन आपसे छूटे। आप सारे क्वेश्चन और जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज आपको नोट करवाऊंगा वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होंगे, उनको अच्छे से
नोट करिएगा और अच्छे से उनको बार बार रिवीजन भी करिएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 5 आपका सत्रह सौ इकसठ ईस्वी में पांडिचेरी पर सत्रह सौ इकसठ में पांडिचेरी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद अंग्रेजों ने माही एवं जिंजी पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। माही एवं जिंजी पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक है। इतना नोट कर लिया आपने, ठीक है। इसको हटा रहा हूं नीचे वाले को। पॉइंट नंबर 6 डालिए। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत पेरिस की संधि से हुआ। अंत सन 1763 ईस्वी। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत सन 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि से हुआ। कभी कभी पूछ भी सकता है कि तृतीय कर्नाटक का युद्ध का अंत किस संधि से हुआ, तो उसमें दे सकता है पेरिस की संधि या कोई भी अदर संधि देगा, उसमें आपसे पूछ लेगा, या फिर इसका सन पूछ लेगा कि किस सन में हुआ। तो आपको याद रखना है तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत सन 1763 में हुआ और कौन सी संधि से हुआ, पेरिस की संधि से हुआ। पेरिस की संधि से हुआ, ठीक है ना। अब पॉइंट नंबर 7 डालिए। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर अब यहाँ पे एक आपके लिए और क्वेश्चन बनता है, समझिए। मतलब कि जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ उसमें पेरिस की संधि हुई, तो उसमें संधि के अनुसार क्या हुआ कि इन्होंने चंद्रनगर को छोड़कर जितने भी फ्रांसीसी क्षेत्र थे जो कब्जे में कर लिए थे वो सभी लौटा दिए। तो आपसे पूछ सकता है कि किस क्षेत्र को
छोड़ा था इन्होंने, तो चंदनगर को छोड़ा ना, चंदनगर को नहीं लौटाया। तो पूछेगा कि कौन सा क्षेत्र जो था फ्रांसीसियों का इस संधि से उन्होंने नहीं लौटाया था, तो वो कौन सा था? चंद्रनगर। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर अन्य सभी फ्रांसीसी क्षेत्र जो उस समय उनके नियंत्रण में थे फ्रांसीसियों को वापस कर दिए। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, मतलब कि चंद्रनगर सिर्फ ऐसा क्षेत्र था जिसको अंग्रेजों ने नहीं लौटाया था। बाकी सारे क्षेत्र जो फ्रांसीसियों के उन्होंने अपने नियंत्रण में कर लिए थे, जिन पे अपना कब्जा कर लिया था, अपना स्थापित कर लिया था सत्ता, वो सभी लौटा दिए थे। कौन सी संधि के? पेरिस की संधि से, ठीक है ना, लौटा दिए थे। बाकी सिर्फ और सिर्फ एक नगर जो था चंद्रनगर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ भी चुका और आपसे पूछ भी सकता है। कौन सा क्षेत्र था? चंद्रनगर जो था वो नहीं लौटाया था, बाकी सारे क्षेत्र वापस कर दिए थे। तो ये नोट कर लीजिए और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को अगर आप क्लास ले रहे हो तो कंटिन्यू लीजिए, क्योंकि मैं सारा कंटिन्यू ही आपको एक सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, जितना भी चैप्टर वाइज रहेगा और टॉपिक वाइज, सारा ही सीक्वेंस में। और आज इसके बाद हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट करने हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अभी तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है ना, अब इसको हटा रहा हूँ। तो आपका तथ्य कर्नाटक युद्ध आज समाप्त हो गया है। अब हेडिंग रहेगी आपकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डेनमार्क, डेनिश और अंग्रेज, ठीक है ना। तो जितना भी आपका रहेगा वो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इसको अच्छे से नोट करिएगा और इसको बार बार पढ़िएगा। तो हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर लिख गया है, थोड़ा सा तो नीचे कर देना। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं आपको नोट करने हैं। तो पॉइंट नंबर 1 डालिए, मई 1498 को
मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित अब समझिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं क्यों आपको नोट करवा रहा हूँ। एक समरी बन जाती है, जैसे कि एक सारांश बन जाता है कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, और उसका जो इम्पोर्टेंट डाटा होता है, जो मतलब पढ़ना तो सब कुछ है, वो भी भूलना नहीं है, लेकिन इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखना है। इससे क्या होता है कि हमारे जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं फिर उसके क्वेश्चन करते हैं, वैसे ही उस सारे चैप्टर के पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक जगह पे हम नोट कर लेंगे जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। उससे क्या होगा, इसको आप बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो शायद आपका कोई भी क्वेश्चन या आप माइंड में सस्टेन लंबे टाइम तक कर पाएँ और भूले ना। इसलिए मैं हर चैप्टर के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उस चैप्टर के करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो इसको लिखिए, मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर, वैसे कालीकट बंदरगाह लिखा होता है पर कप्पकड़ाबू बंदरगाह है। ज़्यादातर जो अच्छी बुक्स मिलेंगी इसमें आपको कप्पकड़ाबू बंदरगाह और जिला कालीकट मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो एसएससी वगैरह के एग्जाम हैं और पेट वगैरह के एग्जाम है, इनमें ज़्यादातर क्या होता है कि इसको कप्पकड़ाबू बंदरगाह ही एक्सेप्ट किया गया है। तो आप चाहें तो कप्पकड़ाबू बंदरगाह लिखिए, चाहे वो, और चाहें तो लिखिए कालीकट बंदरगाह, ठीक है ना। मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, सन 1505 में सन 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। ठीक है, ये था आपका पॉइंट नंबर 2। 1505 में क्या था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था, ठीक है ना। तो मैंने ये आपको बताया भी था और नोट भी करवाया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया, फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया, ठीक है ना। इसने क्या किया, समुद्री जो साम्राज्य है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने वो स्थापित किया। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना किसने की, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने की। और ये सारी चीज़ें जितने भी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको नोट भी करवाई हैं। जाके पीछे की जितने भी क्लासेस हैं उनमें जाके देखिए और उनको अच्छे से विधिवत पूरी क्लास को लीजिए और नोट्स बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जितनी भी मेरी क्लासेस देखिए उनको नोट्स बनाइएगा, जिससे आप बार बार उनको रिपीट कर पाएँ। तो नोट्स बनाते हुए डेली की क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दें, ठीक है, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोग चैनल को पे आ रहे हैं और उसको देख रहे हैं। और उसको सब्सक्राइब इसीलिए कर दीजिए और वीडियो को विधिवत देखिए। सन 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था। ठीक, पॉइंट नंबर 3 डालिए।
अल्बुकर्क, अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। ठीक है ना। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, मैंने बताया था 1510 ईस्वी। इसने क्या किया, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। पॉइंट नंबर 4 डालिए। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक केंद्र या कोठी, कुछ भी कह सकते हैं, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचिन में स्थापित की थी। ठीक है, कहाँ की? कोचिन में की। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचिन में स्थापित की। पॉइंट नंबर 5 डालिए। पंद्रह सौ 96 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक, मतलब कि जो 1596 में प्रथम बार जो नागरिक आया है डचों से, डच नागरिक जो प्रथम बार भारत आया है 1596 में, वो था कार्नेलिस डी हाउटमैन। 1596 इसमें भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलिस डी हाउटमैन था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इस पर थोड़ा इंपॉर्टेंट भी डाल दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जो कॉमन क्वेश्चन है वो तो एग्जाम में अब नहीं आएंगे आपके लिए। जो क्वेश्चन जिन पे फोकस नहीं रहता है ज़्यादातर, और जिनका क्या रहता है कि डीप रहते हैं थोड़े से, वो क्वेश्चन ज़्यादा अब एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके। तो आपको क्या है, ये इस पर इंपॉर्टेंट कर लेना है। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलिस डी हाउटमैन था। पॉइंट नंबर 6 डालिए। इकसठ 1761 में अंग्रेजों ने
पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। मैंने अभी बताया भी था आपको, ठीक है ना। क्या हुआ, 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। पॉइंट नंबर 7 डालिए। इंग्लैंड का दूत थॉमस लो जहांगीर के साथ अजमेर से मांडू गया था। इंग्लैंड का दूत थॉमस रो किसके साथ, जहांगीर के साथ अजमेर से, कहां से कहां, अजमेर से मांडू गया था, ठीक है ना। तो आज ये मैंने कुछ 7 ही पॉइंट आपको नोट करवाए हैं। तो कल की क्लास में अभी करीबन 25 और इससे 20 या 25 और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में कि जो भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होती है ना, या भारत में अंग्रेजों की विजय, वो हम लोगों को कल से स्टार्ट करना है। लंबा टॉपिक रहेगा, कम से कम 1 वीक या 2 वीक तक। 2 वीक तो मान के चलिए, 2 वीक में वो आपका चैप्टर क्लोज होगा। उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी नोट करेंगे। और अगर मैं प्लान कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लेके आऊँ कुछ दिनों में, कि जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक दिन का रखा कि संडे का, कि उसमें क्या हुआ, आपके सिर्फ और सिर्फ 2-3 घंटे की क्लास मैराथन डाल के सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।